हाय गाइज, मैं पंकज कुमार। ई वेब प्लस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग दल बदल कानून क्या है, इसकी विशेषता क्या है, 10वीं अनुसूची क्या है, संवैधानिक उपबंध क्या है, अनुच्छेदों के माध्यम से इसके बारे में क्या बताया गया है, इन सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। आजकल राजस्थान में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच में वहाँ के विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जो बागी विधायक जो थे सचिन पायलट और 18 अन्य, उनको अयोग्यता नोटिस जारी कर दिया गया। ठीक है, तो इसको लेकर के सचिन पायलट और अन्य 18 असंतुष्ट विधायक हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। इन विधायकों का तर्क है कि विधानसभा के बाहर कुछ नेताओं के निर्णयों और नीतियों से असहमत होने के आधार पर उन्हें संसदीय दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो अब उसी पे हम देखते हैं कि दल बदल कानून क्या है। तो दल बदल विरोधी कानून के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जिसे संविधान के 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1985 में पारित किया गया था। हालांकि जिसमें वर्ष 2003 में 91 संविधान संशोधन करके कुछ परिवर्तन किया गया। देखिए, दल बदल कानून को भारत की नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में माना गया है। ठीक, इसने विधायकों या सांसदों को राजनीतिक माइंडसेट के साथ साथ नैतिक और समकालिक राजनीतिक करने को मजबूर कर दिया है। हालांकि इस अधिनियम में कई कमियां भी है और यहाँ तक कि यह कई बार दल बदल को रोकने में विफल भी रही है। अब हम आगे देखेंगे कि 10वीं अनुसूची क्या है। ठीक है, तो 10वीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप में दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ कहा जाता है, यह अनुसूची दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधित संवैधानिक उपबंध को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना है, ताकि संसद या विधानसभा की अस्थिरता बनी रहे। इसका मतलब स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया है उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि आखिर इस दल बदल विरोधी कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपने आया राम और गया राम की कहावत सुनी ही होगी। यह कहावत भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा तब प्रचलित हुई जब 1967 में हरियाणा के एक विधायक गयालाल ने एक दिन में 3 बार पार्टी बदली थी। होता क्या है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक दल सबसे अहम है, ठीक, और वे सामूहिक आधार पर फैसले लेते हैं। लेकिन आज़ादी के कुछ वर्ष बाद ही गठबंधन की राजनीति होने लगती है और इस गठबंधन की राजनीति ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले सामूहिक जनादेश की अनदेखी की जाने लगी। विधायकों और सांसदों के जोर तोड़ से सरकार बनने और गिरने लगी। तो इसीलिए जनादेश का उल्लंघन करने वाले सदस्यों को चुनाव में भाग लेने से रोकने तथा अयोग्य घोषित करने की जरूरत महसूस होने लगी। तो वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन करके दल बदल विरोधी कानून को लाया गया था। दल बदल कानून की विशेषता क्या है? यदि एक व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 10वीं अनुसूची के तहत उसको किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। ऐसा ही प्रावधान राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद के सदस्यों पर भी लागू होगा, यानी कि संसद में भी लागू होगा और राज्य विधान मंडलों के सदस्यों पर भी लागू होगा। ठीक है, अब हम संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं इसके बारे में इस पे भी चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 75 का 1 का क कहता है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात केंद्र सरकार में जो मंत्रियों की संख्या होगी वह लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। यानी कि अभी 545 सदस्य हैं तो उसका 15% हुआ
80, यानी कि 80 से ज़्यादा मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 102 का 2 कहता है कि जिसको 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन सकता है, यानी कि वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, वह किसी का भी सदस्य बनने के लिए अयोग्य हो जाएगा। अब बात करते हैं 164 के 1 का क, जिसमें कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। मान लेते हैं कि अगर किसी राज्य में विधानसभा के सदस्य 300 है, अगर उसका हम 15% निकालते हैं तो वो 45 हो जाता है, तो 45 सदस्य ही होगा मंत्रिपरिषद में राज्यों में। अब 164 का 1 का ख, इसमें है कि राज्य विधानमंडल में अगर कोई अपने सदस्यता खो देता है तो वह उसी समय से मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, जिस तारीख से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। अब अनुच्छेद 191 का 2, जिसमें कि अगर 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किए गए राज्य के किसी भी सदन, चाहे वह विधानसभा हो या विधान परिषद का सदस्य, बनने के लिए भी अयोग्य होगा। अब फिर अंत में हम बात करेंगे अनुच्छेद 361 का ख, तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी अन्य लाभ के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो कब अयोग्य घोषित किया जा सकता है? जब यदि वह सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दे। दूसरा, यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाता है। ठीक। तीसरा, यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, यानी कि कोई बिना किसी पार्टी से लड़े हुए चुनाव जीत के जाता है और वह चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वह सदन के सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है, यानी कि अब उसको उस राजनीतिक दल से फिर से चुनाव लड़के आना पड़ेगा। 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। हालांकि दल बदल के आधार पर निम्नलिखित मामलों में अयोग्यता लागू नहीं होती है। इसमें हम 2 चीज़ देखेंगे। एक होता है कि कोई दल में टूट हो जाता है और दूसरा है कि कोई दल किसी दूसरे दल में मर्ज कर जाता है, यानी कि विलय हो जाता है। तो दोनों में 2 चीज़ है। स्थिति देखिए, 2 स्थिति है उसमें कि अगर टूट हो जाता है किसी दल में तो वो टूट तभी माना जाएगा यदि उस राजनीतिक दल का 1/3 सदस्य कोई अलग राजनीतिक दल बना लेता है। ठीक है। और विलय उस स्थिति में माना जाएगा यदि किसी राजनीतिक दल का 2/3 सदस्य किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। हालांकि इसमें एक अपवाद है कि जो दूसरे राजनीतिक दल में शामिल नहीं होता है उनकी सदस्यता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ स्थिति स्पष्ट है कि 2/3 सदस्य को शामिल होना ही होगा। फिर है कि लोकसभा एवं विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति चाहे तो अपने निर्वाचन के पश्चात अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, किंतु एक बार इस्तीफा देने के बाद पद पर रहते हुए वे पुनः पार्टी में शामिल होते हैं तो अयोग्य घोषित किए जाते हैं। इसका निर्णय पीठासीन अधिकारी करते हैं। साथ ही कोई पार्टी किसी सदस्य की पार्टी सदस्यता समाप्त कर देता है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त नहीं होती है। अब हम स्पीकर का अधिकार देखेंगे, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में। तो दल बदल कानून लागू करने के सभी अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को ही दिए गए हैं। मूल प्रावधानों के तहत अध्यक्ष के किसी निर्णय को न्यायालय की समीक्षा से बाहर रखा गया है और किसी न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं दिया गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने नागालैंड के किरोतो हैलोहोल, जो 1990 की एक घटना है, उस मामले में इस प्रावधान को खारिज कर दिया और फिर वहाँ उन्होंने न्यायिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए एक टिप्पणी की कि
न्यायिक समीक्षा भारतीय संविधान के मूल ढांचे में आती है, जिसे रोका नहीं जा सकता। 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी, जिन्होंने कहा था कि दल बदल विरोधी कानून के तहत जनप्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराने का निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पर, ठीक है, सलाह पर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा तय किया जाना चाहिए। फिर 1999 में 170वीं रिपोर्ट विधि आयोग द्वारा पेश की जाती है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चुनाव से पूर्व दो या दो से अधिक पार्टी यदि गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती है तो दल बदल प्रावधानों के अंतर्गत उस गठबंधन को एक पार्टी के तौर पर माना जाना चाहिए। अब मूल्यांकन देखते हैं। तो मूल्यांकन में हम सबसे पहले हम पक्ष में तर्क देखेंगे। तो पहला है, सरकार को अस्थिरता प्रदान करता है। दूसरा है कि घोषणा पत्रों के आधार पर पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार बनाए रखता है। फिर इसके अलावा पार्टी के अनुशासन को बढ़ावा देना। फिर है विरोधी दल बदल के प्रावधानों को आकर्षित किए बिना राजनीतिक दलों के विलय की सुविधा प्रदान करना। फिर है राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलती है। फिर है शासन पर अधिक एकाग्रता संभव हो पाता है। फिर है किसी पार्टी को दोषी सदस्यों के लिए अलग कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान करता है। फिर हम विपक्ष में तर्क देखते हैं। तो विपक्ष में हम देखते हैं कि दल बदल विरोधी कानून को गैर लोकतांत्रिक माना जाता है, क्योंकि यह जनप्रतिनिधियों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है। ये जो मतलब कुछ आलोचक है वो इसकी आलोचना करते हुए कहते हैं कि यह जनप्रतिनिधियों के स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करता है, ठीक है। वहीं फिर कुछ जो कहते हैं कि यह जनप्रतिनिधियों के दलगत से ऊपर उठकर अपने स्वतंत्र विचार को रखने व कार्य करने से रोकता है, ठीक। फिर है कि जनप्रतिनिधि जो विरोधी कानून है वो पार्टी के विचारों व कार्यों को ही लागू करने के लिए सदस्यों को बाध्य करता है। कई बार जनप्रतिनिधि इस कानून की वजह से अपने क्षेत्र के लोगों और परिस्थितियों के अनुसार अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं, ठीक, क्योंकि उनके दल का जो मत होता है ना वो उससे भिन्न भी हो सकता है या फिर उससे मेल भी खा सकता है। इसको हम इस तरह से ख़त्म करेंगे कि ऐसे समय में जब लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत काफ़ी नीचे आ गया है। देखिए यहाँ पे जो पिछला साल का रिपोर्ट है 2019 का, उसमें क्या हुआ कि भारत 10 रैंक खिसक कर 51 पोजीशन पे चला गया है। जो लोकतंत्र सूचकांक जो निकलता है ना उसमें 10 स्थान नीचे चला गया है भारत 51 पे, यानी कि जो पहले था 2018 में उसमें 41 था और 2019 के न्यू रैंक में 51 है। तो इन सब के बाद संसद से अपेक्षा की जाती है कि इन सब को सुधारने और मजबूत करने के लिए कदम उठाए। समयानुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और दल बदल कानून में संतुलन बनाए रखने के लिए कानून में आवश्यक बदलाव किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का लेक्चर समाप्त हुआ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।